पति देव जी, घर में बहू आ गई है, अब ज्यादा मत लड़ा करो। राधिका बोली, सुनो, आज माँ जी और पापा जी में फिर से लड़ाई हो गई। अब माँ जी लड़कर अपने पीहर चली गई है। रमेश बोला, होने दो यार, ये उनका आपसी मसला है, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ। राधिका बोली, कैसे बेटे हो आप? अरे आपके मम्मी पापा में झगड़ा हुआ है, वो भी इतना बड़ा कि आपकी माँ इस उम्र में उनसे नाराज होकर पीहर चली गई है। आपको कुछ करना चाहिए, मम्मी जी को वापस लाना चाहिए, पापा जी को समझाना चाहिए, उनके बीच सुलह करवानी चाहिए। रमेश बोला, मैं उनके पछड़ों में नहीं पड़ता, ये उनका पर्सनल मैटर है। तुम्हें कुछ गलत लगता है तो तुम सुलह की कोशिश करके देख लो। राधिका उदास हो गई। उसे गुमसुम देखकर वह बोला, अब क्या हुआ? वह बोली, एक बात पूछूं? वह बोला, क्या? राधिका उसके चेहरे पर नजर टिकाकर बोली, आप भी अपने पापा की तरह मुझसे लड़ोगे क्या? वह बोला, क्यों पूछ रही हो? राधिका बोली, डर लगता है, मेरे साथ ऐसे लड़ोगे तो मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊंगी। वह बोला, सिर्फ थोड़ी सी लड़ाई होती ही छोड़ दोगी मुझे? राधिका बोली, आप घर में होते तब देखते मम्मी जी और पापा जी कितने गंदे तरीके से लड़ रहे थे। पापा जी ने मम्मी जी के बाल नोच लिए थे, फिर मम्मी जी ने पापा जी को 2-3 मुक्के लगा दिए। मैं तो डर कर अपने कमरे में आ गई थी। रमेश मुस्कुराता हुआ बोला, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं लड़ते क्या? राधिका बोली, बिल्कुल नहीं लड़ते, पापा बहुत गुस्से वाले हैं, इसलिए मम्मी उनके सामने बोलती ही नहीं, इस कारण उनके बीच लड़ाई नहीं होती, क्योंकि मम्मी चुप हो जाती है, जवाब नहीं देती। रमेश बोला, तुम्हारे मम्मी पापा रिश्ते को जी नहीं रहे हैं, सिर्फ ढो रहे हैं। उनके बीच प्यार नहीं है, बल्कि एक समझौता है। लड़ाई नहीं होती मतलब दोनों ने एक दूसरे को बराबर का दर्जा नहीं दे रखा। वो लड़ाई, छी, कितने गंदे तरीके से पति पत्नी के रिश्ते का विश्लेषण कर रहे हो। जिसमें लड़ाई नहीं होती मतलब उनमें प्यार नहीं है। रमेश बोला, जिनमें लड़ाई नहीं होती वहाँ अधिकार हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता। प्यार के लिए तो लड़ना, झगड़ना और रूठना मनाना बहुत जरूरी है। राधिका को हंसी आ गई, बोली, आपके मम्मी पापा तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे भाई बहन आपस में लड़ते हैं। ये प्यार नहीं है, बचपना है। रमेश बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें कुछ दिखाना ही होगा। फिर रमेश ने रात के 11 बजे अपने मामा को फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठाते ही वह बोला, मामा जी, माँ आपके पास पहुँच गई क्या? मामा बोले, हाँ बेटा, वो तो दोपहर को ही पहुँच गई थी, मैंने जीजा जी को बता दिया था। रमेश बोला, एक बार माँ को फ़ोन देना मामा जी। मामा जी ने दूसरे कमरे में जाकर अपनी बहन को फोन देते हुए कहा, लो दीदी, रमेश बात करना चाहता है। माँ बोली, हाँ बेटा, बोल, क्या हुआ? रमेश दबी दबी आवाज में बोला, माँ, पापा की तबीयत खराब हो गई है, अभी हॉस्पिटल से दिखाकर घर लाया हूँ, तुम सुबह तक घर आ जाना। माँ बोली, क्या हुआ उन्हें? सुबह तो मेरे साथ लड़ रहे थे, ला बात करा मेरी। रमेश बोला, माँ, अभी पापा बात करने की हालत में नहीं है, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, फ़ोन रखता हूँ, तुम सुबह तक ज़रूर आ जाना। इतना कहकर रमेश ने फ़ोन काट दिया। फिर राधिका से बोला, अब मैं सो रहा हूँ, तुम जागती रहना, क्योंकि माँ 1 घंटे में पहुँच जाएगी, तब गेट तुम्हें ही खोलना है। और सुनो, अब मामा जी कंफर्म करने के लिए मेरे नंबर पर फ़ोन करेंगे, तुम उठाना मत। इतना कहकर रमेश सचमुच सो गया। रमेश मोबाइल को साइलेंट मोड पर करके सोया था। राधिका ने देखा 2 बार मामा जी का कॉल आया, मगर राधिका ने नहीं उठाया। राधिका सोचने लगी कि माँ जी जाते वक्त बस में गई थी, अब इतनी रात को बस तो मिलेगी नहीं, फिर आएंगी कैसे? मामा जी के घर में भी गाड़ी नहीं है।
और कंजूस सासू माँ किराए की गाड़ी में आएंगी नहीं, इसीलिए मुझे भी सो जाना चाहिए। राधिका सोने की कोशिश कर रही थी मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। इस तरह करवट बदलते बदलते उसे घंटा भर हो गया। ठीक 12 बजे के आसपास घर का मुख्य गेट खुड़खुड़ा गया। वह दौड़ती हुई बाहर आई। जो ही गेट खोला तो देखा सासू माँ दरवाजे पर खड़ी थी। जो गाड़ी वाला उन्हें छोड़ने आया था वह गाड़ी को वापस घुमाकर जा रहा था। राधिका जल्दी में एक तरफ हट गई। फिर उसने देखा सासू माँ फुर्ती से अपने पति के कमरे की तरफ जाने लगी। राधिका ने गेट को कुंडा लगाया और वापस अपने कमरे की तरफ जाने ही वाली थी, मगर फिर उसके मन में विचार आया कि सास ससुर के बीच क्या बातें हो रही हैं, थोड़ी देर सुनना चाहिए। राधिका जल्दी चलकर ससुर के कमरे की एक खिड़की के पास जाकर खड़ी ही हो गई। उसने देखा सास ने कमरे में जाते ही बल्ब जला दिया था। इस कारण कमरे का पूरा दृश्य उसे साफ साफ दिख रहा था। बरजी देवी हाँफती हुई सी अंदर पहुंची। फिर लाइट जलाकर उनसे तुरंत पति के माथे पर हाथ रखा। बुढ़ापे की नींद बहुत कच्ची होती है। पत्नी के हाथ का स्पर्श पाकर कमलनाथ जी ने तुरंत आंखें खोल दी। वो उठकर बैठना चाहते थे, तभी बरजी देवी बोली, लेटे रहो, अब मैं आ गई हूँ, जल्दी ही ठीक हो जाओगे। कमलनाथ ने सिरहाने से चश्मा उठाकर आंखों के लगाया, फिर घड़ी में टाइम देखकर बोले, इतनी रात को तुम कैसे आ गई? बरजी देवी उनके हाथ की नस चेक करते हुए बोली, रमेश ने फ़ोन किया था कि पापा बीमार है, इसीलिए गाड़ी किराए पर करके भागती हुई आई हूँ। आपकी बीमारी की खबर सुनकर रहा नहीं गया। कमलनाथ जी बैठते हुए बोले, मैं तो भला चंगा हूँ, तेरे बेटे ने मजाक किया होगा। बरजी देवी बोली, आपको वो हॉस्पिटल लेकर नहीं गया क्या? कमलनाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, हॉस्पिटल में जाए मेरे दुश्मन, मैं तो खाना खाकर आराम से सो रहा था, तुमने जगा दिया। बरजी देवी बोली, मैं गाड़ी किराए पर करके आई हूँ, 900 रुपये खर्च हो गए, मैं अभी खबर लेती हूँ रमेश की। खुद तो सो रहा होगा, मुझे आधी रात को परेशान कर दिया। कहते हुए वो गुस्से में कमरे से बाहर जाने लगी। इधर खिड़की पर खड़ी राधिका डर गई थी। कमलनाथ ने बरजी देवी का हाथ पकड़ लिया। बोले, क्यों बच्चों को परेशान करती हो? सुबह बात कर लेना, अभी बहू और रमेश सो रहे होंगे। इतना कहते हुए कमलनाथ जी ने बरजी देवी को अपने पास खाट पर बैठा लिया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोले, इतनी सी खबर सुनकर दौड़ी चली आई, प्यार तो बहुत करती हो मुझसे। बरजी देवी शर्माते हुए बोली, हटो जी, बुढ़ापे में प्यार वार कुछ नहीं हो बचता, सिर्फ परवाह रह जाती है। कमलनाथ जी बोले, यही तो प्यार है। तुम्हें पता है, सुबह मैं तुमसे लड़ाई इसीलिए कर रहा था कि थोड़ी सी पुरानी दिनों की याद ताज़ा कर ले। तुम रूठ कर मायके चली जाओ और मैं तैयार होकर तुम्हें लेने आऊँ, फिर रास्ते में तुझे होटल में खाना खिलाऊं, थोड़ा सा घूम आए। घर में टाइम पास नहीं होता, बहू तो आ गई है मगर पोता पोती होने में अभी टाइम लगेगा। जिस दिन छोटे छोटे खिलौने मिल जाएंगे तब हम लोग भी बिजी हो जाएंगे। बरजी देवी बोली, बहू घर में आई है, अब ज़्यादा मत लड़ा करो बूढ़ो। बच्चों की तरह लड़ना अब अच्छा नहीं लगता। वह सीरियस होते हुए बोले, उम्र के इस पड़ाव में अब तू ही सब कुछ है, भाग्यवान। तुझसे ही लड़ना है, तुझसे ही रूठना और मनाना है। कुछ दिन के मेहमान हैं हम, फिर चले जाना है। वह बोली, एक बात बोलूं जी? वह बोला, क्या?
वह उसके हाथ का तकिया बनाकर सोती हुई बोली, मुझसे पहले मत चले जाइए, मैं सुहागन ही इस दुनिया से विदा होना चाहती हूँ। पूरे 16 श्रृंगार करके ही मुझे विदा करना। कमलनाथ जी बोला, तेरे बाद मेरा क्या होगा ये कभी सोचा है? 4 दिन भी ना जी पाऊंगा। खिड़की के पास छुपकर सुन रही राधिका की आंखों में आंसू आ गए। वह और ज़्यादा देर वहाँ ना रुक सकी, चुपचाप अपने कमरे में चली आई। उसने कमरे में आकर देखा रमेश घोड़ा बेचकर मस्ती से सो रहा था। राधिका को पता नहीं क्या सूझी, उसने सोए हुए रमेश के गाल पर एक जोरदार चाटा लगा दिया। थप्पड़ खाकर रमेश बेचारा झटके से उठ बैठा और राधिका की तरफ देखकर बोला, ये क्या बदतमीजी है? राधिका बोली, मुझे आपके साथ लड़ाई करनी है जी। लड़ाई का नाम सुनते ही रमेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह हंसता हुआ बोला, माँ और पापा से सीखा ही क्या लड़ाई का रहस्य? वह भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ जी। रमेश बोला, ठीक है, आजा लड़ाई करते हैं। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगे। दोस्तों, वो पति पत्नी ही क्या जिनके बीच लड़ाई ना होती हो, या रिश्ता ही ऐसा है, थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा, इसीलिए लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, रूठते रहिए, मनाते रहिए, यूं ही कट जाएगा सफ़र। हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।